स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑप्शन ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? तो आपको ध्यान देना है 1991 में उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री। 1991 में एलपीजी लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पर हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन। अगर यहाँ पर दुग्ध क्रांति के जनक का नाम पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन, इसको भी आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित थे? सबसे पहले आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आयरलैंड। और कुछ बातें आपको यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता या फिर भारत में कहीं पर भी आने जाने की, व्यापार करने की, ये सभी आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। अब देखिए, जो पूरा मंत्रिपरिषद होता है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कार्यपालिका, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। कार्यपालिका जो भी नियम कानून उनको लागू करवाना होता है, विधायिका कानून बनाते हैं, सभी का अपना अपना रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप भी जरूर कमेंट करिएगा। तो लिखित और विस्तृत संविधान है, ये विशेषता है। एकल नागरिकता है भारत में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, द्विस्तरीय सरकार नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए, अभिक्रियाएं 2 होती हैं, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात दोबारा उसको अपने मूल रूप में आप ला सकते हैं, जैसे पानी से बर्फ, फिर बर्फ से वापस पानी आप पा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है अस्थायी रूप से, उसको आप दोबारा से आप पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपने कागज़ को जला दिया, राख बन गया, अब दोबारा आप कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर कि इसमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में रूपांतरण और भाप से वापस पानी पा सकते हैं, तो ये एक भौतिक रूपांतरण है, भौतिक अभिक्रिया है। शेष तीनों रासायनिक अभिक्रिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो आसान सा प्रश्न आप सभी जानते होंगे, मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक ऊतक है, फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। पौधों में 2 जटिल ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। सरल ऊतक भी होते हैं, जटिल ऊतक भी होते हैं। तो जटिल ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किस में पाया जाता है फ्लोएम? तो पौधों में पाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप और जान लीजिए। फ्लोएम जो होता है बेसिकली क्या करता है
पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को पूरे पौधों में ले जाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से दूसरा जटिल ऊतक है जाइलम। जाइलम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको जड़ों से पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को समस्त पौधों के समस्त अंगों में ले जाने का कार्य फ्लोएम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। ठीक है, 3 स्तर है, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर या क्षेत्र पर या न्याय पंचायत कह लीजिए आप। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। इसके लिए संविधान में एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 11। याद रखिएगा इन सभी फैक्ट को। और पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। इसी तरह से जो नगर प्रशासन है तो 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में ही। देखिए लागू किया गया था इन दोनों को 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 74वां नगर प्रशासन से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन से। 243 में ही कई और इसके अंदर सब आर्टिकल बना करके, सबसे पहले पंचायती राज के कुछ अनुच्छेद हैं, उसके बाद फिर नगर प्रशासन के अनुच्छेद हैं। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं और नगर प्रशासन वाले पार्ट में कुल 18 विषय हैं। बस आप ध्यान से सुन लीजिए चीज़ों को एक बार, बाकी ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी प्रैक्टिस सेट में। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ भी उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि सभी भिन्न में अंश हर अलग अलग हैं। एक ट्रिक यहाँ पर यह होता है कि आप अंश और हर का अंतर देख लीजिए। सबसे कम डिफरेंस जिसमें होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिनमें होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सही जो तरीका है, अगर कैलकुलेशन करके करना हो तो डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। मान लीजिए 2 भिन्न ऐसे हों जिनमें दोनों में डिफरेंस अंश और हर का समान मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसकी भी अलग ट्रिक है। आगे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो 13 का बी ऑप्शन है राइट आंसर। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसको ए मान लीजिए 6.73 को, बी मान लीजिए 4.38 को, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे भी आप देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए बी है और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है आपको? अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट होगा इससे कट जाएगा, तो केवल बचेगा आपको यहाँ पर ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी यानी 6.73 माइनस 4.38। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा 2.35 ए वाला। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा? अगला क्वेश्चन है 19 का आप कितना प्रतिशत करेंगे? मान लीजिए आपने x प्रतिशत कर दिया तो कितना मिलेगा आपको? 7.6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको निकालना है x। तो 19 चौके 76 यानी 0.4 आ गया और 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 19 इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 19 नीचे, और 19 से हमने भाग दे दिया 7.6 में तो 0.4 मिल गया, और 100 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 100। मतलब ये अगले स्टेप का काम था, हमने एक ही स्टेप में आपको सारा करके दिखा दिया। कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40%। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, स्वयं के अलावा या फिर एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। डिवाइड होंगी तो केवल स्वयं से या फिर एक से। जैसे 3 है, 3 या तो एक से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 एक अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक को मत बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने बता रखा हो एक को अभाज्य कुछ भी तो गलत बता रखा है वो। एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 एकलौता ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। यानी एकलौता सम अभाज्य संख्या, मतलब सम भी है, सम यानी 2 4 6 8 जो 2 से कट जाए, तो 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो स्टार्ट आपका 2 से होता है। अभाज्य संख्याओं में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19, इसी तरह से आगे फिर 23। ठीक है, तो यहाँ पर 60 से 80 के बीच में सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 61 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर 67 होगा, 63 नहीं होगा, यहाँ पे किसी ने लिख रखा है, गलत है ये। 7 में 63 होता है ना, 7 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो जो केवल स्वयं से या एक से डिवाइड हो, बाकी किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं प्राइम अभाज्य संख्या। इसी तरह से 67 हो गया, फिर आगे फिर 73 हो जाएगा। इसी तरह से हम लिख लेंगे सभी को, और सभी को ऐड करके जितनी संख्याएं होंगी उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आप देख लीजिए 70.2, 70.2। यहाँ पर हम सोच रहे थे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दें, और कुछ हमने पीडीएफ ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं पहले के। करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको कितना पढ़ना है कि आपको अधिकतम क्वेश्चन वहाँ से मिल जाए, हमारी ये कोशिश होगी। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको वर्गमूल लेने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 12.0409। ठीक है, वर्गमूल भाग विधि से निकाल लीजिए। क्या करेंगे? पेयरिंग बनाएंगे, इसको लेफ्ट साइड से, इसको राइट साइड से, तो ये पेयर बन गया। यहाँ पर 12 है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 त्रिक 9 कर दीजिए आप सभी को आता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेसिमल कर लेंगे, यहाँ पर 3 3 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर 04 उतार लेंगे। मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आप पूरा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर जो भी मिलेगा ये वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, और इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 2.35। एक क्वेश्चन में और भी इतना ही लगभग आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत और स्वेद, श्वेत यानी सफ़ेद और स्वेद यानी पसीना। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। खाक में मिलना, इसका क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची अनिल है। ठीक है, एक अनल भी होता है, तो अनिल यानी पवन, हवा का पर्यायवाची है अनिल। गुप्त का विलोम, गुप्त यानी प्रकट। जब भी आप विलोम शब्द देखिएगा, तद्भव का तद्भव में ही देखिएगा, तत्सम का तत्सम में देखिएगा, देशज का देशज में देखिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन भावना, और त के नीचे हलंत, यानी ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी का पैसेज है और इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, सीधे यहाँ पर आ जाते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोनों कथन को पढ़ें और तय करें कि निम्न में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, 2 कथन है और आपको बताना है कि दोनों कथन किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। यानी कथन 1 कारण और कथन 2 इसका प्रभाव, या कथन 1 और दोनों स्वतंत्र कारण है, या फिर कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है, या फिर दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। फिर देखिए यहाँ पर विषम चुने, फाइंड द ऑड
1 आउट। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 3, 13, 17, 23, 67 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 33 एक भाज्य संख्या है। 33 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 33 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 33 एक भाज्य संख्या है, जबकि से सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 33 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। 31 देखिए, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं या फिर इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री, यानी इसको आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर ये 6 घंटे की सुई और यहाँ पर ये 2 मान लीजिए। 6:10 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो गया। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकती है, आधा डिग्री, ठीक है। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अगर इनिशियली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये पूरा 180 डिग्री और 2 से लेकर के 6 तक अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 से मेजर करेंगे 3 पर, ये 90 डिग्री हो गया। मतलब हर मिनट जो है आपका 6 डिग्री होता है। और यहाँ से आप यहाँ तक आएंगे तो टोटल कितना, 30 मिनट हो गया। तो 30 यानी गुणे 6 कर देंगे तो 180 डिग्री टोटल हो जाएगा। मिनट की सुई जो है यहाँ पर 2 पर रहेगी, ठीक है। 6:10 का क्या मतलब है कि मिनट की जो सुई है 2 पर रहेगी और 2 से यहाँ तक लेके कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री। और जब 6:10 होगा तो घंटे की सुई थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। 10 मिनट में कितना डिग्री आगे खिसक जाएगा, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री आगे खिसक जाएगा। तो 120 में आप 5 और ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 125 डिग्री आंसर हो जाएगा। बाकी एक फार्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड लिखिए, कोड खोजें। मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं, जेड तक जाते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हम ए को क्या 1 प्लेस मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर, और जेड को 26 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ए को 26 मानते हैं, बी को 25 मानते हैं, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो हमें ऐसे ही देखना होगा। जैसे अगर ऐसे आप देखेंगे तो यम के लिए 13 होता है अगर आप लेफ्ट साइड से जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा लेना है तो यम के लिए 14 हो जाएगा और 14 वाला यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है, बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द अन्ना मलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर वाला हम अलग से सेशन करा देंगे आपको। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, ये बताइए आप सभी। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि छोटा छोटा सेशन रहे और आप क्वेश्चन को अच्छे से करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए, वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, मेरी माँ के इकलौते भाई, मतलब माँ इनकी हो गई, माँ का इकलौता भाई मतलब यानी इनके मामा हो गए, ठीक है, मामा इनके हो गए, माँ के इकलौते भाई का पिता है, यानी इनकी माँ के भी पिता हो गए, तो सीधे सीधे क्या हो गए, नाना हो गए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कापी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे, कम से कम 25-30 क्वेश्चन एक सेशन में ज़रूर करेंगे। और जितने भी PDF हमारे पास है वो आपको हम प्रोवाइड भी करा देंगे, क्लासेस भी करा देंगे और करंट अफेयर्स की अलग से क्लासेस करा देंगे। तैयारी आप सभी अच्छे से करिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना अब आपके अपने खुद के सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे वही एक ही मटेरियल आपको हर क्लास में लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं, पैसे लेकर के भी जैसे भी प्रोवाइड कराते हैं, कोई उसका मतलब नहीं होता। आप खुद से देखिए कि कितना आपको पढ़ना है, सिलेबस आपका क्या है, उसी तरह से तैयारी करिए। बड़े बड़े ऐसे चीज़ें बताने वाली होती हैं, लेकिन सिलेक्शन का प्रतिशत वहाँ पे बहुत कम होता है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकी की वीडियोज आपको मिल जाएंगी और शेयर आप सभी कर दीजिएगा सेशन को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेंगे। धन्यवाद।